जैसे कृष्ण दोस्तों हम अपनी पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने इनकम समझ लिया, एक्सपेंस समझ लिया, उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे वो भी समझ लिया। अब हम कर रहे हैं, क्या समझेंगे अब हम? एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी। दोस्तों एसेट मतलब क्या होती है? किसी भी कंपनी की जो संपत्ति है, किसी भी कंपनी के लिए जो संपत्ति है उसी को एसेट बोलते हैं। वो दो तरीके की हो सकती हैं। संपत्ति क्या होती है सर? एसेट क्या होती है? जिस पे राइट होता है, कंपनी का पोजीशन होता है, कंपनी के पास होता है, कंपनी के राइट्स होते हैं, कंपनी के पास लीगल राइट्स होते हैं। तो एसेट का मतलब ही वही होता है। एसेट मीन्स the things which is in our possession, which is in possession of company, which has a legal rights towards company, है ना। कंपनी के पास लीगल राइट है किसी चीज़ के लिए, वो एसेट कहलाता है। अब आपका एसेट क्या है? अगर आपके पास पॉकेट एक्सपेंस है 1500 रुपये, वो आपको अपने हिसाब से खर्च करने, तो आपकी संपत्ति वो 1500 रुपये ही है। तो इसी तरीके से लायबिलिटी है कि भाई जो आपको किसी को देना है। तो अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में दो तरीके की एसेट होती हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज में होती हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ में घर हो गया, फिक्स एसेट है ना। तो ऐसे ही बिजनेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स एसेट है। करंट एसेट में कौन से आ जाएंगे? जो आपके रिसीवेबल्स हैं, भाई जिसको आपने माल उधार पे बेच दिया। अभी आपके लेवल पे सबसे बड़ी चीज़ यही है, शुरुआती लेवल पे भी रिसीवेबल्स को सही से हम अकाउंटिंग करें, मतलब सेल की अकाउंटिंग सही से करें। फिर जब हम बैंक की एंट्री करें तो किसी कस्टमर से पैसा आ गया तो उसको सही से अकाउंटिंग कर दें, ताकि उस कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितने, भाई इतना कितना हमसे लेना है, हमें अब इससे कितना लेना है, ये जान सकें। तो रिसीवेबल यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग होगी। और लायबिलिटी में मैं अभी तक बोलता आ रहा हूँ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स। आपके लिए सबसे मेजर जो पार्ट है बेसिक लेवल पे भी क्रेडिटर्स की एंट्रीज ठीक होनी चाहिए। तो सारा लिंक्ड है पहले से ही। जब आप डेटर्स टू सेल कर रहे थे, राइट, तो ये डेटर्स क्या बन गया? रिसीवेबल। और ये रिसीवेबल ही क्या है? करंट एसेट। अगर कोई जानना चाहता है मेरे कितने रिसीवेबल्स हैं, तो भैया उसकी सबसे पहले सेल की एंट्री ठीक हो गई, ओके जी। सेकंड, किसी कस्टमर ने पैसा दे दिया तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया। अगर ये एंट्री छूट गई तो आपको आपकी जो बुक्स है वो दिखाती रहेगी भी ज़्यादा पैसा लेना है, ज़्यादा पैसा लेना है। लेकिन अगर बैंक की एंट्री पूरी हो गई तो आप बता सकते हो सही में कि इतना सेल किया, इतना पैसा आ गया, ये नेट है जी, इतना रिसीवेबल बन गया। तो मेरा करंट एसेट में अगर रिसीवेबल की कोई रिपोर्ट मांग सकता है आपसे कि भाई ठीक है कि मुझे बता मेरे कितने कस्टमर्स हैं। जैसे मान लेते हैं कस्टमर ए, बी, सी, डी, ई, एफ। मुझे बता आज की डेट में मान लेते हैं 20 फरवरी। भाई आज की डेट में मुझे बता दे कितने पैसे मुझे लेने हैं। तो ए से सर 1 लाख, इससे 2 लाख, इससे 5 लाख, इससे 4 लाख, ऐसे ऐसे करके सर ये 20 लाख। लेकिन ये जो 20 लाख आप जो बता रहे हो ना, ये एसेट है, करंट एसेट है, मुझे चाहिए, रिसीवेबल्स पार्ट है मेरा। ये तभी ठीक होगा जब आप सेल की एंट्री सही करोगे। एक कस्टमर का एक ही कस्टमर में एंट्री होनी चाहिए, नहीं कि सेल किया डेटर्स ए को और एंट्री कर रहे हैं डेटर्स बी में। भाई डेटर्स ए टू सेल एंट्री होनी चाहिए और आप कर रहे हो डेटर्स बी टू सेल, तो फिर तो रिसीवेबल की जो रिपोर्ट होगी, कोई बंदा ये जानना चाहेगा मुझे किससे कितना लेना, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो अकाउंटिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि बस डेबिट क्रेडिट करना ही कर दो, खत्म हो गई कहानी। आप सही करो उस काम को ना, ताकि सारे रिपोर्ट्स सही निकाल सके। फिर ऐसे ही बैंक की एंट्रीज हैं कि भाई बैंक की एंट्री सारे सही, डिपॉजिट वाली सारी एंट्री सही हो गई, पेमेंट्स वाली सारी एंट्री सही हो गई। अगर डिपॉजिट वाली एंट्री अगर पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब किसी कस्टमर ने आपको पैसा दे दिया, आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो गया, लेकिन आपने उसकी एंट्री नहीं की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर आपने किया ही नहीं, तो डेटर्स तो हमेशा ज़्यादा दिखता रहेगा, फिर गलत रिपोर्ट हो जाएगी। ऐसे अगर बैंक में पेमेंट की एंट्री आपने छोड़ दी कि भाई ये किस चीज़ को पेमेंट किया, तो अगर मान लो किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, किसी से आपने माल उधार पे लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किया, जब उसको पैसा दे देंगे तो क्रेडिटर टू बैंक भी करेंगे। अगर क्रेडिटर टू बैंक नहीं किया तो फिर क्रेडिटर का तो ज़्यादा दिखता रहेगा, इसको ज़्यादा देना, इसको ज़्यादा देना, जबकि पता चले जी आपके अकाउंटेंट ने तो बैंक की एंट्री नहीं की है, पेमेंट की एंट्री पूरी नहीं की, तो वो भी एक पार्ट है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके इनिशियल लेवल पे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट में आप समझ लो डेटर्स जो सेल की एंट्री से बन के आ गया, और यहाँ समझ लो क्रेडिटर्स जो परचेज की एंट्री से निकल के आ गया। तो ये पार्ट आपको सही अगर वहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे भी वो सही रिपोर्ट आती रहेगी। इसके अलावा करंट एसेट में ही या फिर बैंक एसेट में ही किसकी और अकाउंटिंग अच्छे से होनी चाहिए, वो है आपका बैंक या फिर कैश।
ये इसलिए होनी चाहिए कि अगर बैंक में डिपॉजिट हो गए और पेमेंट की, दो ही चीज़ें तो होंगी, डिपॉजिट या विड्रॉल, अगर ये एंट्री नहीं होगी ना तो आप कभी भी डेटर्स का रिपोर्ट सही नहीं बना सकते, कभी भी क्रेडिटर्स का रिपोर्ट सही नहीं बना सकते। तो इसीलिए बैंक की अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो सर बैंक की अकाउंटिंग कैसे करें? भाई बैंक से आप बैंक स्टेटमेंट ले लो, ठीक है, और उसमें देख लो विड्रॉल में क्या क्या है, उसकी एंट्री करते चले जाओ, ये मेरे, और उसमें आप जब भी विड्रॉल की एंट्री होगी ना तो बैंक हमेशा उसमें क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। और जब रिसिप्ट की एंट्री डालोगे तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक आपका डेबिट हो जाएगी, बैंक में इतना इतना पैसा आया है ना। जब ये सारी एंट्री सही हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, भाई कुछ नहीं है, बस ये देखना कि भाई हमने किसी को चेक इशू कर दिया, उस बंदे ने हो सकता है कि उस बंदे ने चेक प्रेजेंट ही ना किया हो, तो आपने तो अपने रिकॉर्ड में चेक अपने अकाउंट को घटा दिया कि ये इतने इतने सारे चेक दे दिए। तरीका भी है कि भाई घटाना ही, आपके अकाउंट में मान लो कि अभी 10 लाख है, लेकिन ऑलरेडी आप 8 लाख के चेक किसी को दे चुके हो, तो नेट अमाउंट तो 2 लाख ही होना चाहिए और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 2 लाख ही दिखाना चाहिए। लेकिन आप जब बैंक स्टेटमेंट लेते हो तो वहाँ अभी भी 10 लाख है, तो सर ये डिफरेंस क्यों है 8 लाख का? क्योंकि जो 8 लाख के आपने चेक दिए हैं ना वो भी उसने लगाए नहीं अपने बैंक में, लेकिन आप मान के चलो कि आपके पास कितना बैलेंस है, 2 लाख, लेकिन आप किसी को बताओगे कि नहीं नहीं हमारे पास एक्चुअल में बैलेंस तो 10 है, लेकिन 8 लाख के चेक इशू कर दिए जो अभी वहाँ प्रेजेंट नहीं किए उसने, और नेट हमारे पास 2 है। तो ये जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, जैसे स्टेटमेंट बनाओगे ना कि जैसे बैंक बैलेंस 10 लाख, ठीक है ना, बुक बैलेंस 2 लाख, तो जो डिफरेंस है वो 8 लाख है, और रीजन बता दोगे कि ये है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये 8 लाख, तो जी ये है रिकंसिलिएशन, जीरो डिफरेंस। तो ये हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अभी तक मैंने जो भी समझाया है, क्या क्या समझाया कि भाई सेल की एंट्री सही करना, ठीक है, परचेज की एंट्री सही करना, एक्सपेंस को ड्यू के साथ करना, फिर उसके बाद आप बैंक की एंट्री सही करना, ठीक है, उसके बेस पे आप रिसीवेबल रिपोर्ट निकाल सकते हो, सही करोगे तो इस पे आप क्रेडिटर्स की रिपोर्ट बना सकते हो कि भाई ये इतनी सारी पेमेंट हो गई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे काम कर सकते हो। सर लेकिन सवाल ये उठता है कि अब नई कंपनी में जा रहे हैं तो कैसे करें? कुछ नहीं, उसका आप टैली लो, टैली का बोलो भैया यूज़र आईडी और पासवर्ड बताओ। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड करके आप टैली को ओपन करोगे तो F1 करो और सेलेक्ट कर लो कंपनी सेलेक्ट कर लिया भाई जिसमें आपको काम करना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा है Alt F2, मतलब कंपनी सेलेक्ट करने के बाद पीरियड को सेलेक्ट कर लो, पीरियड की भाई मान लो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के पीरियड में काम कर रहे हो आप, तो ये पीरियड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप सीधे चले जाओ, जो आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली, है ना। तो अब ये गेटवे ऑफ टैली जो आएगा, इस गेटवे ऑफ टैली पे क्या करोगे आप, या तो अकाउंट्स इन्फो में जाओ जिसमें आप लेजर वेजर सारी डिस्प्ले, लेकिन आप सीधे सीधे चले जाओ P&L में, और P&L में देख लो, P&L में देख लो कि मेरे सेल कितने टाइप के हैं, परचेज कितने टाइप के हैं, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने टाइप के हैं, मेरी डायरेक्ट इनकम कितनी टाइप की है, मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने टाइप के हैं, मेरे इनडायरेक्ट इनकम कितने, उन सब की एनालिसिस कर लो। फिर ऐसे ही आप बैलेंस शीट में जाओ, उसमें देखो कि भाई लाइबिलिटी मेरे कितने हैं, और एसेट में देख लो भाई एसेट कितने, एसेट में फिक्स एसेट कितने, करंट एसेट कितने, करंट एसेट में डेटर्स देख लो कि डेटर्स से पता चल जाएगा कि ये हैं डेटर जिनसे पैसा लेना है, इसका मतलब इनको सेल किया हुआ है, जिनसे उधार पे माल बेचा हुआ है। लाइबिलिटी में आप क्रेडिटर्स देख लो, उसकी लिस्ट आ जाएगी, ये क्रेडिटर्स हैं जिसको पैसे देने, इसका मतलब कि भाई इन लोगों से माल उधार पे लिया हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी, और आप 1 से 2 दिन में किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन का आपको आइडिया लग जाएगा, कितने टाइप की सेल कर रहे हैं, कितने टाइप की परचेज कर रहे हैं, कितने डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने डायरेक्ट इनकम है, कितने इनडायरेक्ट इनकम है, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, क्या इनका बैंक रिकंसिलिएशन, कितने बैंक अकाउंट मेंटेन है। भाई करंट एसेट में बैलेंस शीट में गए और बैंक सेक्शन में चले गए, बैंक की ग्रुपिंग देख लिया, अच्छा इनके तो 4 बैंक में अकाउंट्स हैं, क्या चारों रिकंसाइल्ड हैं, क्या चारों की एंट्री पूरी होगी। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप अपना काम कर सकते हो, और आपको अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी कि हाँ यार मैं ये सब कर सकता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, किस तरीके से किया जा सकता है, किसी भी नई कंपनी के डाटा को कैसे समझें,
उसकी कंपनी के नेचर को कैसे समझे, किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो कैसे समझे, तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई होप दोस्तों कि मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की, और इस पर हम एक एक टॉपिक पे भी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है आपके पास तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा समझाओ, तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा। और ऐसे ही करके मैं आपको समझाता रहूँगा कैसे कैसे करियर में आगे बढ़ना है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अपना ही ले लूँ, तो मैंने शुरुआत की थी अकाउंट असिस्टेंट से, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट के बाद मैं बना अकाउंट्स एंड फाइनेंस असिस्टेंट, फिर मैं अकाउंट्स और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बना, फिर उसके बाद मैं अकाउंट्स फाइनेंस एंड अकाउंट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया मैं, ठीक है। उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बना फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, फिर बना मैं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, फिर बना मैं फाइनेंस मैनेजर, फिर अभी प्रेजेंटली मैं काम कर रहा हूँ वो है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो जब इस स्टेज पे धीरे धीरे हम पहुँचते हैं, धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ एनालिटिकल चीज़ें तैयार करते हैं, अपने आप को मतलब तैयार रखते हैं कुछ नया लर्निंग के लिए ना, तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा बहुत समझाने की, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जिस जिस स्टेज में जो मैंने सीखा है वो आपको बता दूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके मेरी तरफ से। क्योंकि मैं तो ऐसे हर किसी के साथ या बुला के तो किसी को बता नहीं सकता भाई ये काम ऐसा करो वैसे करो। तो मैं ये सोचता हूँ या मैं करता हूँ कि जो मेरे जूनियर मेरे से सवाल करते हैं मैं उसी पे वो वीडियो बना देता हूँ, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई करियर शुरू करने जा रहा है उसको उसके इंटरव्यू के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, और अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, किसी ग्रेजुएशन में है, तो वो अच्छे से पढ़ें ताकि आप कल होकर उसका यूज़ कर सकें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।